हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 145 काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द गोल्स ऑफ साइकोएनालिसिस एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड इन इट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है। 1, साइकोएनालिसिस के मेन गोल्स क्या होते हैं और 2, यूएस में कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं। फ्रॉइड के आइडियाज को मेंशन करना जरूरी है और साथ ही फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफरेंस और इंटरप्रिटेशन जैसे मेथड्स समझने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोएनालिसिस एक पुराना और फेमस थेरेपी अप्रोच है जो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था। यह मेनली अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने पर फोकस करता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि छुपे हुए थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियस माइंड तक लाया जाए ताकि इंसान अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके। इस आंसर में हम साइकोएनालिसिस के गोल्स और उसमें होने वाली टेक्निक्स डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1, गोल्स ऑफ साइकोएनालिसिस। अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना। साइकोएनालिसिस का सबसे बड़ा गोल है अनकॉन्शियस डिजायर्स, फियर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्शियस लेवल पर लाना। इससे क्लाइंट अपने इश्यूज को समझ पाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन। ज्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट से होती है। साइकोएनालिसिस उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सरफेस पर लाकर रिजॉल्व करने में मदद करता है। ईगो को स्ट्रॉन्ग बनाना। फ्रॉइड के हिसाब से ईगो को ID, सुपर ईगो और रियलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। थेरेपी के थ्रू ईगो को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इमोशनल कैथारसिस। जब क्लाइंट रिप्रेस्ड इमोशंस को एक्सप्रेस करता है तो उससे एक रिलीफ मिलता है। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। पर्सनालिटी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। लॉन्ग टर्म में साइकोएनालिसिस सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनैलिटी ग्रोथ प्रमोट करता है। 2, टेक्निक्स ऑफ साइकोएनालिसिस। फ्री एसोसिएशन। क्लाइंट को बोला जाता है कि जो भी दिमाग में आए बिना रोक टोक के बोलते जाए। इस प्रोसेस में छुपे हुए मेमोरीज बाहर आती है। ड्रीम एनालिसिस। फ्रॉइड कहता था, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। ड्रीम्स का एक सरफेस मीनिंग, मैनिफेस्ट कंटेंट, और एक हिडन मीनिंग, लेटेंट कंटेंट, होता है। इनका एनालिसिस से अनकॉन्शियस विषय समझने में मदद मिलती है। ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस। क्लाइंट अपने पेरेंट्स या दूसरे लोगों के इमोशंस थेरेपिस्ट पर प्रोजेक्ट करता है। काउंटर ट्रांसफरेंस। थेरेपिस्ट के इमोशनल रिएक्शंस क्लाइंट के टूवर्ड्स। दोनों का एनालिसिस थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरप्रिटेशन। थेरेपिस्ट क्लाइंट के वर्ड्स और बिहेवियर के पीछे छुपाना मीनिंग समझाता है। जैसे अगर क्लाइंट किसी मेमोरी के बारे में बात करने से बच रहा है तो उसका मतलब है कि वहां कोई रिप्रेस्ड ट्रॉमा है। रेजिस्टेंस का एनालिसिस। क्लाइंट्स कभी कभी पेनफुल मेमोरीज को डिस्कस करने से बचते हैं। थेरेपिस्ट उस रेजिस्टेंस को समझाता और तोड़ता है। टॉकिंग क्योर और कैथारसिस। जब क्लाइंट अपने दबे हुए फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है तो उससे एक इमोशनल रिलीज मिलता है जो हीलिंग में हेल्प करता है। कंक्लूजन। आखिर में साइकोएनालिसिस का मेन मकसद है अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और ईगो को स्ट्रॉन्ग करना। फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफरेंस और इंटरप्रिटेशन जैसे टेक्निक्स इस प्रोसेस के कोर में है। यह थेरेपी लेंथी होती है लेकिन मॉडर्न साइकोथेरेपीज की फाउंडेशन इसी अप्रोच ने रखी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 2. Discuss the role of counselor and explain the techniques used in person-centered therapy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें बतानी है। पहले काउंसलर का रोल काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है और दूसरे पर्सन-सेंटर्ड थेरेपी, कार्ल रॉजर्स द्वारा दी गई, में कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं। हमें काउंसलर की जिम्मेदारियां, क्वालिटीज और थेरेपी के प्रैक्टिकल मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल प्रोसेस है जहां काउंसलर क्लाइंट को उनकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को समझने और हैंडल करने में हेल्प करता है।
पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में कार्ल रॉजर्स ने कहा कि काउंसलर का रोल सॉल्यूशन देना नहीं, बल्कि एक सपोर्टिव और एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। यहाँ क्लाइंट अपने फीलिंग्स एक्सप्लोर करता है और ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। इस आंसर में हम काउंसलर के रोल और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की टेक्निक्स डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. रोल ऑफ द काउंसलर इन काउंसलिंग। ग्रोथ का फैसिलिटेटर। काउंसलर एक गाइड की तरह होता है जो क्लाइंट को अपनी स्ट्रेंथ समझने और अपने डिसीजंस लेने में मदद करता है। इमोशनल सपोर्ट देना। काउंसलर एम्पैथेटिकली सुनता है, क्लाइंट की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है और उन्हें वैलिडेट करता है। सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना। कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रस्ट मेंटेन करके काउंसलर क्लाइंट को अपने इश्यूज ओपनली शेयर करने का स्पेस देता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करना। एडवाइस देने की जगह काउंसलर क्लाइंट को खुद अपने बिहेवियर और फीलिंग्स को समझने के लिए मोटिवेट करता है। एथिकल जिम्मेदारी। काउंसलर को हमेशा प्रोफेशनल और एथिकल रहना चाहिए, बियास और जजमेंट से बचना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट अपने करियर चॉइसेस को लेकर एंग्शियस है, तो काउंसलर उससे सुनेगा, समझेगा और रिफ्लेक्ट करेगा ताकि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट्स खुद डिस्कवर करे। 2. पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का कॉन्सेप्ट। ओरिजिन। कार्ल रॉजर्स ने 1940 में डेवलप किया। बेसिक प्रिंसिपल्स। 3 कॉर कंडीशंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। एम्पैथी, क्लाइंट के नजरिए से उनकी प्रॉब्लम समझना। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, क्लाइंट को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। कॉन्ग्रुएंस, जेन्युइननेस, अपनी बातों और बिहेवियर में जेन्युइन रहना। यही प्रिंसिपल्स काउंसलर के रोल को गाइड करते हैं। 3. टेक्निक्स यूज्ड इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना और वर्बल, नॉन वर्बल साइंस से इंटरेस्ट दिखाना। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स, क्लाइंट की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करके उन्हें ज्यादा अवेयर बनाया जाता है। एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट कहे, मुझे लगता है कोई मुझे समझता नहीं, तो काउंसलर कहेगा, आपको लगता है आप अकेला और अनहर्ड फील कर रहे हो। पैराफ्रेजिंग और क्लैरिफिकेशन, क्लाइंट की बातों को सिंप्लीफाई करके दोबारा कहना ताकि क्लैरिटी आए। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम को क्लाइंट की नज़र से समझना। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, काउंसलर एडवाइस नहीं देता, बल्कि क्लाइंट को अपने हिसाब से बात करने देता है। साइलेंस और एनकरेजमेंट, कभी कभी चुप रहकर क्लाइंट को अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया जाता है। 4. पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के बेनिफिट्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्लाइंट अपने पोटेंशियल तक पहुंचता है। सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होती है, क्लाइंट अपने आप को वैल्यू करना सीखता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, क्लाइंट अपने इनर एक्सपीरियंसेस पर ट्रस्ट करना शुरू करता है। इमोशनल हीलिंग, एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में स्ट्रेस रिलीज होता है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में काउंसलर का रोल एक सपोर्टिव फैसिलिटेटर का होता है जो एम्पैथी, एक्सेप्टेंस और जेन्युइननेस से क्लाइंट की हेल्प करता है। टेक्निक्स जैसे एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्शन और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम समझने और ग्रोथ की तरफ ले जाती है। यह थेरेपी इंसान की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करती है और सेल्फ रिलायंस डेवलप करती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 3. What is rapport building in counseling? Elucidate the basic counseling skills. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें काउंसलिंग में रैपो बिल्डिंग का मतलब समझना है और उसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। साथ ही हमें काउंसलिंग के बेसिक स्किल्स जैसे लिसनिंग, एम्पैथी, क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रैपो बिल्डिंग का मतलब है काउंसलर और क्लाइंट के बीच ट्रस्ट, कंफर्ट और समझ का रिलेशन बनाना। जब तक रैपो स्ट्रॉन्ग ना हो, क्लाइंट अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर नहीं करता। काउंसलिंग स्किल्स वो एबिलिटीज है जो काउंसलर को अपना काम इफेक्टिव बनाने में मदद करती है, जैसे एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी और क्वेश्चनिंग। कार्ल रॉजर्स ने एम्पैथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को रैपो के लिए सबसे जरूरी बताया था। मेन बॉडी। 1. रैपो बिल्डिंग का मतलब और इम्पोर्टेंस। रैपो बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें काउंसलर और क्लाइंट के बीच ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनता है। इससे क्लाइंट को लगता है कि उनकी बात को समझा जा रहा है और वो फ्रीली अपने इश्यूज शेयर करते हैं। जैसे अगर एक क्लाइंट एंग्जाइटी के साथ आता है, तो पहले रैपो बनाना उससे कंफर्टेबल बनाता है। रॉजर्स के हिसाब से एम्पैथी और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रैपो को स्ट्रांग बनाते हैं। रैपो बिल्डिंग के की एस्पेक्ट्स। वार्मथ और एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल होना, कॉन्फिडेंशियलिटी देना, कल्चरल रिस्पेक्ट। 2.
रैपो बिल्डिंग टेक्निक्स, एक्टिव लिसनिंग, बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुनना, क्लाइंट को लगता है कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेजिंग और नॉडिंग यूजफुल होते हैं। एम्पैथी, क्लाइंट की फीलिंग्स को समझना और फील करना। रॉजर्स ने इसे एक्यूरेट एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग कहा। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ओपन पोस्चर और सही गेस्चर्स कंफर्ट देते हैं। रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन होने से क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है। 3. बेसिक काउंसलिंग स्किल्स, काउंसलर के लिए कुछ को स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं। लिसनिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग में रिफ्लेक्ट करना, पैराफ्रेज करना और समराइज करना शामिल है। क्वेश्चनिंग स्किल्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्लाइंट डिटेल में बोलता है, क्लोज क्वेश्चंस फैक्ट्स निकलने के लिए होते हैं। एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस के टाइम कैसा फील होता है? ओपन, क्या आपने कल मीटिंग अटेंड की थी? क्लोज्ड। एम्पैथी, क्लाइंट की फीलिंग्स को बिना जज किए समझना। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, नॉन वर्बल क्यूज जैसे टोन, साइलेंस और बॉडी लैंग्वेज देखना। जेन्युइननेस, अपनी बात और एक्शन में कंसिस्टेंसी रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की पर्सनल बात को सीक्रेट रखना। 4. काउंसलिंग सेशंस में एप्लीकेशन। फर्स्ट सेशन, रैपो बनाना एंजाइटी कम करता है। काउंसलर प्रोसेस एक्सप्लेन करता है और कॉन्फिडेंशियलिटी एश्योर करता है। थेरेपी के दौरान एम्पैथी और लिसनिंग रिलेशन को डीपन करते हैं। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डिफिकल्ट क्लाइंट्स, रेजिस्टेंट क्लाइंट्स को हैंडल करने में पेशेंस और रैपो हेल्प करते हैं। क्रॉस कल्चरल सेटिंग, अलग कल्चर्स को समझना और रिस्पेक्ट करना रैपो बनाए रखता है। कंक्लूजन, रैपो बिल्डिंग काउंसलिंग का फाउंडेशन है जिससे क्लाइंट सेफ और कंफर्टेबल फील करता है। काउंसलिंग स्किल्स जैसे लिसनिंग, एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन है रैपो को मजबूत बनाते हैं। एक इफेक्टिव काउंसलर को इन स्किल्स को लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट बना रहे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write short notes on the following in about 200 words. A. Personal characteristics of effective counselors. B. Assessment of intelligence and aptitude. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 short notes लिखने हैं। पहले पार्ट में इफेक्टिव काउंसलर्स की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है और दूसरे पार्ट में इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड के असेसमेंट के मेथड्स और इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। काउंसलिंग साइकोलॉजी का मेन फोकस होता है लोगों को उनके इमोशनल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल चैलेंजेस से निकलने में हेल्प करना। इस प्रोसेस में काउंसलर की पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर काउंसलर के अंदर कुछ स्पेसिफिक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो काउंसलिंग ज्यादा सक्सेसफुल होती है। साथ ही इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड असेसमेंट भी काउंसलिंग का एक जरूरी हिस्सा है जो क्लाइंट की एबिलिटी समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। ए. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर्स। एम्पैथी और समझने की क्षमता। एम्पैथी का मतलब है क्लाइंट की फीलिंग्स को उनकी पर्सपेक्टिव से समझना। जब काउंसलर एम्पैथेटिक होता है तो क्लाइंट को लगता है कि उनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एग्जाम्पल, कार्ल रॉजर्स ने एम्पैथी को काउंसलिंग का एक को कंडीशन माना था। जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी, काउंसलर को अपने बिहेवियर में नेचुरल और जेन्युइन होना चाहिए। अगर काउंसलर आर्टिफिशियल लगेगा तो क्लाइंट का ट्रस्ट कम हो जाता है। पॉजिटिव रिगार्ड और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, एक इफेक्टिव काउंसलर क्लाइंट को बिना जज किए एक्सेप्ट करता है। इससे क्लाइंट अपने पर्सनल और सेंसिटिव इश्यूज फ्रीली शेयर कर पाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, सही सवाल पूछना और क्लाइंट की बातों को समराइज करना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से काउंसलर क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझे पता है। इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस, काउंसलर को इमोशनली बैलेंस्ड रहना चाहिए और अपनी पर्सनल इश्यूज को काउंसलिंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस काउंसलर को अपने बायसेस कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म, काउंसलर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए और एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म का मतलब पंक्चुअलिटी, प्रॉपर प्रिपरेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग भी है। समरी ऑफ पार्ट ए। इफेक्टिव काउंसलर्स वही होते हैं जो एम्पैथी, जेन्युइननेस, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस मेंटेन करते हैं। बी. असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, डेफिनेशन और पर्पस। इंटेलिजेंस का मतलब है सीखने, समझने और अप्लाई करने की एबिलिटी। एप्टीट्यूड स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करता है जैसे न्यूमेरिकल या वर्बल रीजनिंग।
इनकर असेसमेंट करियर काउंसलिंग और एजुकेशनल प्लानिंग में मदद करता है। इंटेलिजेंस असेसमेंट के मेथड्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स जैसे वेचिस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS, स्टैनफोर्ड बिनेट। परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी टेस्ट्स। ऑब्जर्वेशन, क्लाइंट के बिहेवियर से भी इंटेलिजेंस जज की जा सकती है। एप्टीट्यूड असेसमेंट के मेथड्स, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट्स DAT, न्यूमेरिकल, वर्बल और मैकेनिकल रीजनिंग मेजर करते हैं। स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट्स, म्यूजिक, आर्ट या टेक्निकल स्किल्स के लिए। एजुकेशनल सेटिंग्स, स्टूडेंट्स को स्ट्रीम और करियर चूज करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंस इन काउंसलिंग, इन असेसमेंट से काउंसलर क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करता है। करियर और एजुकेशन गाइडेंस में ये टेस्ट्स बहुत काम आते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का स्पेशल एप्टीट्यूड हाई है तो उससे आर्किटेक्चर या डिजाइन फील्ड सजेस्ट किया जा सकता है। समरी ऑफ पार्ट बी, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड असेसमेंट काउंसलिंग को साइंटिफिक बेस देते हैं और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस पॉसिबल बनाते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और असेसमेंट टूल्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। काउंसलर की एम्पैथी और जेन्युइननेस क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बनाती है, और इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड असेसमेंट काउंसलिंग को ऑब्जेक्टिव बेस देते हैं। दोनों मिलकर क्लाइंट की ग्रोथ और सक्सेस में हेल्प करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।